नमस्कार बच्चों, मैं प्रांजल सोनी आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं CMS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हमने आवेश के गुणधर्मों को अध्ययन किया। आवेश के 3 गुणधर्म हमने देखे, कौन कौन से। पहला था आवेश का जो गुणधर्म है वो था आवेशों की योज्यता। दूसरा हमने पढ़ा आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा हमने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। एक छोटा मोटा गुणधर्म और मैं बताऊंगा, लेकिन आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। देखिएगा, आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल। कल मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि आवेश के क्वांटीकरण से एक सूत्र आता है, आवेश के क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण एक ही बात है। आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से, सिद्धांत क्या था वो, Q = ± NE। अब इसमें कौन सी चीज क्या है इसको ध्यान रखें। यहाँ पे जो स्मॉल n है, यहाँ पे जो स्मॉल n है इसके ऊपर लिखता हूं मैं। ये स्मॉल n आवेशों, अब आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकते हैं, तो आवेशों की संख्या, ये है आपके आवेशों की संख्या। E है आपके इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। ध्यान से सुनिएगा, यह आवेश के क्वांटीकरण से हमने देखा था कि Q = ± NE। यहाँ N आवेशों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। ये हमेशा फिक्स होता है परिमाण। ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ परिमाण की बात कर रहा हूँ। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ प्लस माइनस नहीं आ रहा क्योंकि सिर्फ परिमाण है, मुझे अंक से मतलब है, चिन्ह से नहीं। प्लस माइनस जो है, अच्छा अगर किसी, ये प्लस माइनस कब आएंगे, ये प्लस चिन्ह कब आएगा, ध्यान से देखिएगा। प्लस चिन्ह तो आएगा जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए, तब तो प्लस आएगा, ठीक है। माइनस ये आएगा जब वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाए, ठीक है। ये तो जब वस्तु को इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए, और दूसरा हो जाएगा माइनस कब आएगा, जब वस्तु को इलेक्ट्रॉन, अरे कोई वस्तु, कोई परमाणु है, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो खुद स्वयं धनावेशित हो जाता है, और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो स्वयं क्या हो जाता है, ऋणावेशित। तो देखिए, इस प्रकार से अपन चिन्हों का आकलन भी कर लेंगे। प्लस माइनस में ज्यादा मत उलझिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। सूत्र आराम से देख लीजिए। Q = ± NE, जहां प्लस माइनस दिए गए या लिए गए आवेशों को प्रदर्शित करता है, आवेशों की प्रकृति को। जहां N आवेशों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और स्मॉल e क्या है, स्मॉल e है बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। परिमाण लेना है, अंक से मतलब है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो ऋणात्मक होता है, लेकिन हमें क्या लेना है, अंक, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, आसान क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है इसमें। और क्वेश्चंस क्या है देखें, मैं आपको एक सबसे सिंपल, सबसे छोटा क्वेश्चन, आपको ये पता भी लग जाएगा, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि जो कूलाम है वो आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। कूलाम जो है वो आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। बहुत बड़ा मात्रक कैसे, अभी पता लग जाएगा कैसे। मैं आपसे कहता हूं कि एक कूलाम आवेश में, छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको क्या गिवन है, आपको सिंपल से समझ में आ रहा है कि मुझे आवेश दिया गया है, यानी कि मुझे Q = 1 कूलाम दिया गया है, ओके। मुझे आवेशों की संख्या पूछी गई है। आवेशों की संख्या तो क्या होती है, n। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से Q = क्या होता है, NE। प्लस माइनस भूल जाइए अभी। Q = NE से n बराबर होगा Q/E। अब देखिए बच्चों, n बराबर होगा Q। Q क्या, Q का मान है 1, Q का मान है 1, ठीक है। E का मान क्या है, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। ये तो क्या होता है, ये जो E है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण है, ठीक है। अब एक काम कीजिए बच्चों, हम डिवाइड कैसे करें, 10⁻⁻19 ऊपर लेके जाएंगे, प्लस की हो जाएगी। प्लस की होते 10⁻19 प्लस की 1 घात इधर, मतलब 1 10 इधर ट्रांसफर कर दो तो 10, तो ये हो जाएगा अपने। और नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो 10/1.6 और इंटू 10⁻18 रह जाएगा ऊपर। इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स।
यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आए एक कूलाम आवेश में 6.25 से मत समझना के पॉइंट में आ रहे हैं, क्योंकि 10 की घात चल रही है। अगर मैं 6.25 इंटू 10 की घात 18 लिखूं तो देखो कैसे लिखूंगा। 6.25 को 10 की घात 18 से गुणा कर रहा हूं तो 6 2 0 इधर आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान से देखिएगा इसको, इकाई दहाई सैकड़ा पे जाओगे तो नंबर ही नहीं आएगा उसका। तो आप सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन में ही, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। एक कूलाम आवेश था और एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन आए। 6.25 इंटू 10 की घात 18, बहुत बड़ी राशि है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो मैंने आपसे कहा था कि एक कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। संख्या बता रही है कि एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि कितनी बड़ी राशि है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये याद भी रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा आपके। छोटा मोटा क्वेश्चन हुआ, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे सामने, पढ़ के देखना, इसको वीडियो को पॉज करना और पढ़ के देखना कितने अंक आ रहे हैं। इसी प्रकार से अब छोटे मोटे क्वेश्चन और बनेंगे। अब इसमें हम देखें कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस काम में आएंगे हमारे। वापस सूत्र देखें, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से क्या हो रहा है, प्लस माइनस एन। यहाँ पे एन आवेशों की संख्या थी। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एन का मान क्या आना चाहिए, एन का मान आना चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 10 20 100 105 120, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। यानी कि एन का मान हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। अब अगर एन का मान पूर्णांक नहीं होता तो क्या वो आवेश संभव होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन से देखें, मैं आपसे पूछता हूं, एक कोई रैंडम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए क्या किसी वस्तु पर 3 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश उपस्थित हो सकता है। क्या आवेश उपस्थित हो सकता है, बताइए। क्या किसी वस्तु पर 3 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश उपस्थित हो सकता है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे डील करोगे, देखो सूत्र लगाइए, Q बराबर NE। आवेश कितना दे रखा है, इतना आवेश होना चाहिए, यहां रखिए इसको 3 इंटू 10 की घात माइनस 19, ओके, बराबर N। आवेशों की संख्या निकाल लो, आवेशों की संख्या पूर्णांक आनी चाहिए। अगर पूर्णांक नहीं आता है तो आंसर गलत हो जाएगा हमारा। तो ये देखो E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। माइनस 19 से माइनस 19 गया तो N इज इक्वल टू आ गया 3 और ये 1.6, ये हटाया तो 30/16, ओके। 16 का भाग देंगे अपन, पूरी बार नहीं जा रहा, 1 पॉइंट जो भी आएगा, सपोज 1.8 के लगभग आएगा। तो एक बात देखिए, क्या पूर्णांक आया इसका मान, क्या इसका मान पूर्णांक आया। क्या जब इसका मान पूर्णांक नहीं आया तो हम कहेंगे कि नहीं, ये आवेश संभव नहीं है। यहाँ 1 का मान 1 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, 4 आ जाता, 5 आ जाता, कुछ भी आ जाता, अगर वो आ जाता तो फिर हम कहते हैं कि ये आवेश संभव है। अब ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन अपन देखें, और उस क्वेश्चन में देखना बच्चों, देखिए मैं आपसे कहता हूं, मुझे बताइए क्या किसी वस्तु पर 4.8 नैनो कूलाम आवेश संभव है। चेक कीजिएगा, क्या किसी वस्तु पर 4.8 नैनो कूलाम आवेश संभव है। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से हमें चेक करना, हम एन का मान निकाल लें तो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। एन क्या दे रखा, 4.8 नैनो, नैनो का मतलब तो आपको पता ही होगा 10 की घात माइनस 9, ठीक है, नैनो कूलाम में। ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। देखिएगा 1.6 का यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये कितना हो गया, 3 बार गया, और ये 10 की घात माइनस 19 ऊपर गई तो किसकी हो गई, प्लस की। प्लस की होते ही ये आ जाएगा 10 की घात 10। ये तो संभव है, पूर्णांक आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 10 से गुणा कर दिया गया, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो यस, ये मान संभव है, अर्थात किसी भी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप एन का मान निकाल लेंगे। यदि ये मान क्या आता है, यदि ये मान पूर्णांक आता है तो क्या होगा, ये आवेश संभव है। अन्यथा अगर पॉइंट में कुछ आंसर आ गया आपके तो ये मान संभव नहीं है, ये मान संभव नहीं है, ठीक है। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस अपने आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से रिलेटेड है। और
इसके बाद थोड़े से मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी बहुत आसान है और वो कैसे काम में आते हैं। थोड़ा सा मोल कंसेप्ट में जाए, केमिस्ट्री में कक्षा 11 में सबने पढ़ा ही होगा मोल कंसेप्ट क्या होता है। मोल कंसेप्ट में ज़्यादा डीप में नहीं घुसते हुए केवल मुझे इतना आपको जो बताना है वो ये है कि सबसे बड़ी बात कि किसी भी पदार्थ के एक मोल, अब वो एक मोल क्या क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एक मोल अणु परमाणु आयन कुछ भी हो, इनकी संख्या किसके बराबर होती है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, आवोगाद्रोस नंबर के बराबर, और वो होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23। आवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 इंटू 10 की घात 23। ठीक है, यानी कि मोल कंसेप्ट सिंपल इतना सा है कि अगर एक मोल अणु दे रखा हो, एक मोल परमाणु दे रखा हो, या एक मोल आयन दे रखा हो, एक मोल अणु, एक मोल परमाणु, एक मोल आयन दे रखा हो, तो उस एक मोल में जो उनकी संख्या होगी वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। बस इतना सा ध्यान रखना है। और मोल कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, सिंपल शॉर्ट में क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे, मोल का मान होता है ग्राम में भार बटे अणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार, जो भी दे रखा उसका भार, अणु भार परमाणु भार, जो भी हम लिख सकें, जो भी हमें अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मोल निकालेंगे। तो दो चीजें हमें जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि एक मोल, किसी भी पदार्थ के एक मोल अणु परमाणु आयन में, सॉरी, किसी भी पदार्थ के एक मोल अणु परमाणु अथवा आयनों की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। और आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 6.023 इंटू 10 की घात 23। मोल का सूत्र होता है ग्राम में भार बटे अणु भार। यूज करेंगे, साइड में लिख देता हूं मैं इनको। ठीक है, मैं आपको एक आध मोल निकालना सिखा दूं, और वैसे भी आपने फिजिक्स में अपने आगे काम आए, गैसों के अणुगति सिद्धांत पे काम आए, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी है। तो देखो, एक मोल में अणु परमाणु आयनों की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर 10 की घात 23। ठीक है, और मोल का जो सूत्र था हमारे पास वो था ग्राम में भार बटे अणु भार या परमाणु भार, जो भी आ रहा हो उसको हम प्रयोग में ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे Fe, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दूं। और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में लिखा रहने दूंगा ताकि आपको सामने बोर्ड पे दिखता रहे, स्पष्ट रहे कि आयरन के 56 ग्राम भार के टुकड़े में, आयरन के 56 ग्राम भार के टुकड़े में कुल धनावेश, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, कुल धनावेश या कुल ऋणावेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है अपना क्वेश्चन ये है कि आयरन है, आयरन के 56 ग्राम भार का कोई टुकड़ा है, उसमें या तो धनायनों की संख्या ज्ञात कीजिए या ऋणायनों की संख्या ज्ञात कीजिए। Fe की बात कर लें अपन, Fe आप अच्छे से जानते हैं, Fe इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 56। ये इसको अपन लिखा रहने देंगे, ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको कई बार बताया है, आप कुछ भी लिखते हैं, सपोज नाइट्रोजन है 714, यहाँ पे जो नीचे परमाणु क्रमांक होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, वही किसकी संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, अगर वो परमाणु उदासीन है तो जितनी प्रोटॉनों की संख्या है उतनी ही किसकी संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो मैं क्या करूं, मैं प्रोटॉनों की संख्या निकाल लूं, तो लास्ट में मैं आंसर क्या लिख दूंगा कि जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेट आवेश तो 0 है। अगर देखा जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कुल आवेश बताइए, कुल आवेश, तो कुल या नेट आवेश तो क्या होगा, 0। क्यों, जितने धनायन उतने ऋणायन, और हमने आवेश के गुणधर्म पढ़े आवेशों की योज्यता के नियम से, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जितने धनायन उतने ऋणायन, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा है, कुल धनावेश, केवल धनावेश बताइए या केवल मुझे ऋणावेश की मात्रा बताइए। कैसे निकालें, देखो Fe की बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों,
Fe, एक Fe के पास 26 प्रोटॉन है और 26 ही इलेक्ट्रॉन है। संख्या निकालने में क्या है, अगर मुझे यह पता लग जाए कि कितने Fe परमाणु हैं, अगर मुझे पता लग जाए कितने Fe परमाणु हैं, तो मैं क्या करूंगा, परमाणु की संख्या से गुणा कर दूंगा और मेरे पास कुल धनावेश या कुल ऋणावेश आ जाएगा। सपोज हम क्लास में 90 बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे एक बच्चे को 2 टॉफी बांटनी है। अब तो टोटल टॉफियां कितनी होगी, 180। अब इस बात को ऐसे समझो कि मुझे प्रत्येक बच्चे को 2 टॉफी बांटनी है, तो मैं कितनी टॉफी लाऊं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मुझे प्रत्येक बच्चे को 2 टॉफी बांटनी है और मैं कितनी टॉफी लाऊं, तो आप सीधा सीधा मुझसे प्रश्न करेंगे कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बच्चे को 2 टॉफी देनी है तो उसको बच्चों की संख्या से गुणा कर दोगे। तो अगर एक टॉफी को बच्चों की एक जो स्टूडेंट को टॉफी देनी है उससे अगर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगी, टोटल टॉफीज आ जाएगी। सेम टू सेम वही तो कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहां मैं लिखता हूं एक Fe परमाणु के पास, एक Fe परमाणु के पास प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, दोनों की संख्या बराबर है। बराबर कितने हैं, 26। अब मैं अगर टोटल नंबर निकाल लूँ Fe परमाणुओं के तो 26 से गुणा कर दूंगा उसको, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास आ जाएंगे। कैसे निकालूं, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जैसे Fe परमाणु है, इसकी जो द्रव्यमान संख्या है ये, इसको अगर मैं ग्राम में लिख दूं तो ये इसके मोल के बराबर होता है। या फिर बच जाइए, आपके पास तो सूत्र है ना, ये लो सूत्र, मैं मोल निकाल लेता हूं। आयरन परमाणु के मोल कितने होंगे ग्राम में भार, ग्राम में भार कितना है 26, और इसका अणुभार Fe का कितना होता है दिख रहा है तुम्हें 56। 56 में 56 का भाग गया तो कितना हो गया 1, तो कितने मोल आ गए, 1 मोल आ गए। अब 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, यहाँ पे आयरन के परमाणु है ना, तो मुझे पता है कि 1 मोल परमाणु में, 1 मोल परमाणु में, सॉरी 1 मोल आयरन में, 1 मोल आयरन में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, देखो 1 मोल आयरन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, आवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.023 इंटू 10 की घात 23। ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब 1 मोल में इतने परमाणु आ गए बच्चों मेरे पास, तो फिर अब देखो टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो गई, ये देखो, चूंकि अब एक Fe परमाणु के पास, एक Fe परमाणु के पास प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, यहां से देखो मैंने आपको बताया, एटॉमिक नंबर देख लीजिए, उसका एटॉमिक नंबर जो है उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो कितनी है 26। देखो यहां पर एक Fe परमाणु के पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है 26, इसलिए परमाणु तो कितने हैं, Fe परमाणु तो ये रहे, इतने Fe परमाणु है, इसलिए चूंकि, इसलिए 10 का कंसेप्ट 6.023 इंटू 10 की घात 23 Fe परमाणुओं के पास कुल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर देंगे, 26 से गुणा करना है, केवल 6.023 इंटू 10 की घात 23 बस गुणा करेंगे आप, तो इतने क्या आ जाएंगे, जो भी आंसर आएगा आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा उसको, थोड़ी सी मेहनत करिएगा आप भी, सारी मेहनत मैं नहीं करूंगा। इतने धनावेश होंगे और इतने ही ऋणावेश होंगे। ये सिंपल सा मोल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। प्रॉब्लम आए तो रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए इसको। इस तरीके का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और करा दूं, देखो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 180 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों या मतलब धन आवेश या ऋण आवेश की संख्या ज्ञात करनी है, की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल की बात हो रही है, ठीक है, मैं मोल निकाल लेता हूं। जल क्या होता है, यहां साइड में लिखता हूं मैं H2O। पहले एक काम करें, एक H2O के अणु के पास इलेक्ट्रॉन निकाल लें, जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही क्वेश्चन में हो जाएगा। और वो कैसे होगा, अगर मुझे पता लग जाए कि एक H2O या एक जल के परमाणु, एक जल के अणु में, यहां पर तो अणु आ गया, परमाणु है नहीं, एक जल के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है कुल, तो मुझे पता लग जाएगा। देखो ये क्या होगा, ये तो हाइड्रोजन है और ये कितना है 2,
ये हाइड्रोजन 2 बार है, 2 है ना। ऑक्सीजन क्या होता है 8 16। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो कितने हैं। मैंने आपसे बोला एटॉमिक नंबर को जोड़ लीजिए, मैंने H2O को तोड़ के लिखा ना, H और O, 1 1 और 8। दोबारा नहीं आया हो तो दोबारा लिख करके समझाता हूं। H2O लिखिए आप, हाइड्रोजन क्या होता है 1H1, ऑक्सीजन क्या होता है 8O16। ये कितने हैं 2 है ना, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और ये 8 प्रोटॉन, तो 8 और ये 1, लेकिन ये 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा, तो प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2 + 8 बराबर 10। तो एक H2O अणु के पास 10 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन है। पहले ये बात आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे कि एक जल के अणु के पास, एक जल के अणु के पास कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है 10। अब क्या करें, देखो मोल निकाल लें। मोल की जरूरत क्या पड़ेगी, मोल निकालने से ये होगा कि मुझे टोटल H2O के अणुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी, और एक अणु के पास 10 प्रोटॉन है। चूंकि फलाना के एक H2 अणु के पास 10 प्रोटॉन है, तो फलाना अणु के पास कितने होंगे, इंटू फलाना कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे टोटल जल के अणुओं को। तो जल के अणुओं की संख्या कैसे निकाली जाए, पहले मोल निकाला जाए। देखो जल के मोल होंगे ग्राम में भार, जल का ग्राम में भार बटे अणु भार। अणु भार नहीं निकालना आता हो तो यहां निकालना सीख जाते हैं। H2O का निकालें, H2O। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 2, यही होता है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 16, तो कितना हो गया 2 और H2O का अणुभार। अरे तो निकालना आता होगा आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से आता होगा, तो मैं निकालना। H2O का अणुभार कितना निकाला अपन ने 18। तो अब देखो टोटल कितना भार था जल का 180 ग्राम, ठीक है, बटे ग्राम लगाने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, और अणुभार था 18, तो कितने मोल हुए 10, भाग गया तो कितने मोल हुए 10। बहुत अच्छी बात है, यानी कि H2O के मोल बराबर कितने हुए 10 मोल। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, सिंपल सा है। एक मोल में अणु परमाणु आयनों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। एक मोल में तो 10 मोल में क्या हो जाएगी इंटू 10। तो H2O के 10 मोल में कुल H2O अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। अरे 10 को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, तो 10 × 6.023 × 10 की घात 23 गुणा कर देंगे इसको, तो गुणा करते क्या आएगा 6.023 × 10 की घात 24। ओके, यहां तक हो गया। तो H2O के 10 मोल में कुल H2O अणुओं की संख्या इतनी हो गई। अब एक H2O के पास कितने प्रोटॉन है, एक H2O के पास 10 प्रोटॉन है ना, और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो H2O के इतने अणुओं के पास कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इंटू 10 कर देंगे, तो कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉन या कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए। एक के पास कितना है, एक H2O के पास 10 प्रोटॉन है, और कुल H2O के अणु कितने हैं 6.023 × 10 की घात 24 गुणा करेंगे तो 6.023 × 10 की घात 25 प्रोटॉन, और इतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से थोड़े थोड़े मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता है मुझे कॉल कीजिए, पूछिए कि सर ये कैसे होगा, कैसे बताना है इसको, ठीक है। तो ये हमने आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित कुछ चीज़ें कर ली, आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित कुछ चीज़ें करी हमने। अब एक बात देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस में क्या हुआ, एक खास बात हुई, और वो खास बात क्या हुई, अभी तक दोनों क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, इन दोनों क्वेश्चंस में हमने आवेशों की संख्या निकाली। क्या निकाली, आवेशों की संख्या। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन आया था उसमें भी यहां पर एक्चुअल में हमने अभी तक कुल प्रोटॉन या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की है, आवेश ज्ञात नहीं किया है। शायद हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन में मिस हो गया हो, मैंने उससे नहीं किया हो, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है। यहां देखो, अभी तक मैंने क्या निकाला, अभी तक मैंने ये निकाला
कि कुल प्रोटॉन और कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। तो अपने पास कुल प्रोटॉन या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 6.023 इंटू 10 की घात 25। बाकी मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें चेक कर लीजिएगा एक बार। इतने प्रोटॉन और इतने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आवेश कितना होगा। तो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से, क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण सिद्धांत से क्या होगा, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से Q बराबर होता है Ne। मेरे पास इतने प्रोटॉन और इतने इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश होगा मेरे पास N 6.023 इंटू 10 की घात 25। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है अपने 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके यहाँ कुछ मान प्राप्त होगा और वो कूलाम में आपके आंसर आ जाएगा। शायद लास्ट क्वेश्चन में हमने आवेश नहीं निकाला, हमने शायद n तक ही निकाल के छोड़ दिया था। तो आप कुछ नहीं, जो लास्ट में n का मान आया उसको आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से Q बराबर Ne से करके आप उसको सोल्व कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक छोटा मोटा क्वेश्चन मैं आपको और करा दूं इसमें का, देखिएगा, ताकि एक बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा देता हूं, इजी क्वेश्चन रहेगा आपके। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि हाइड्रोजन है 2 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन में प्रोटोनों या अच्छा अगर वो संख्या ज्ञात करने का होगा या तो संख्या ज्ञात हो ही गई। अगर मैं आपसे कहूं कि कुल आवेश ज्ञात कीजिए, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में सपोज एक क्वेश्चन हम देते हैं कि आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब आवेश का परिमाण कैसे ज्ञात करोगे, देखो आवेश का परिमाण कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन लिखो 1H1, ठीक है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम वगैरह इसके समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे पास यहां देखो, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया 1, ठीक है। मैं इसके मोल निकाल लूं, हाइड्रोजन के मोल कितना है, मोल है ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार कितना है 2, और अणुभार कितना है, अणुभार कितना होता है बच्चों, हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1, तो भाग देंगे तो कितने मोल आ गए 2 मोल, कितने मोल आ गए बच्चों 2, तो हाइड्रोजन के 2 मोल आ गए। तो देखिए 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, 1 मोल में H एटम्स की संख्या, H एटम्स की संख्या किसके बराबर होगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 मोल हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल ओपन करके बता रहा हूं इसको, 2 मोल में H एटम्स की संख्या, 2 मोल में H एटम्स की संख्या कितनी होगी, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 10 की घात 23, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आंसर आएगा, आंसर पे नहीं जा रहा हूं मैं। तो अब आप बताइए कि टोटल H परमाणु इतने हो गए, एक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए चूंकि एक H परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या ये थी 2 इंटू 6.023, इसको चलो मल्टीप्लाई बाद में ही करेंगे। इसलिए एक हाइड्रोजन के पास जो संख्या थी इलेक्ट्रॉन की वो थी 1। यहाँ पे देखिएगा एक हाइड्रोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है ना, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की घात 23 इतना हाइड्रोजन परमाणु है के पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, क्या करें गुणा कर दें, तो 2 इंटू ये 6.023 इंटू 10 की घात 23 तो है ही सही, और कुल कितने हैं 1 है ना, तो इंटू 1, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स की या प्रोटॉन्स की संख्या आ गई। अब क्या करें, अब आवेश के क्वांटीकरण, ये आपके n का मान आया, बेसिकली n का मान आया 2 इंटू
6.023 इंटू 10 की घात 23। ये आपके किसका मान आ गया, n का, यानी आवेशों की संख्या। अब आपसे आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से कहूं तो q बराबर क्या होता है, ne। आपको q निकालना है ना, तो q n देखिए, n का मान कितना है, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की घात 23। e का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की घात -19। इसको सोल्व कर लीजिएगा और आंसर आपके कूलम में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें और देखेंगे अपन। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने आवेश के क्वांटीकरण के न्यूमेरिकल्स देखे। मैंने आपसे फिर बोला आप वो वाला न्यूमेरिकल चेक कर लीजिएगा, शायद उसमें अपन ने आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर एनी कंप्लीट नहीं किया हो। आवेशों की संख्या तो हमने निकाल ली थी। तो बाकी के 2 क्वेश्चंस पे हमने क्या किया कि सबसे पहले आप आवेशों की संख्या निकालें और आवेश के क्वांटीकरण Q बराबर NE से n का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, E का मान आपको पता है, तो अब आवेशों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहां पे बच्चों एक थोड़ा सा सेक्शन अलग होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कूलाम के नियम की तरफ चलेंगे। बेसिक नियम है कि 2 आवेशों के मध्य कितना बल लगता है। उसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और वो छोटा सा क्वेश्चन क्या है, ये छोटा सा क्वेश्चन संबंधित है देखो, आवेशों के स्थानांतरण से संबंधित है। या तो आवेशों के स्थानांतरण से संबंधित है, या फिर आवेशन की विधियां आपने पढ़ी थी, आपको वो याद होगा। आवेशन की विधियों से याद रखो, आवेशन की विधियां हमने पढ़ी थी, और आवेशन की विधियों में 3 नाम हमने पढ़े थे, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। तो प्रेरण द्वारा जो आवेशन है उसका प्रेरण द्वारा में क्या करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन में होता है कि एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास लेकर आते हैं और बिना संपर्क में लाए उस दूसरी वस्तु को आवेशित कर देते हैं, यही प्रेरण है। नॉन कॉन्टैक्टिंग मतलब बिना टच किए उसको चार्ज करने का तरीका है प्रेरण। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन प्रेरण से संबंधित ये बनता है। आप प्रेरण से संबंधित क्वेश्चन ये देखिएगा। वो क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक वस्तु को बिना भू संपर्कित किए तथा बिना किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए, बिना किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए, बिना किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए, किस प्रकार आवेशित कीजिएगा, किस प्रकार आवेशित करोगे। यानी कि कोई चालक वस्तु है और इस चालक वस्तु को न तो भू संपर्कित करना है और न ही क्या करना है, संपर्क में लाना है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में आपको याद दिला देता हूं कि हमारे पास एक ये छड़ थी, छोटा सा क्वेश्चन है। हम इस ऋणात्मक आवेशित छड़ को इस धातु के गोले के पास लेकर के आए थे। ये कुचालक स्टैंड था, ध्यान रखिएगा, ये कुचालक स्टैंड था। जब इसके पास लेके आए थे तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी धातु में प्रचुर मात्रा में धनावेश और ऋणावेश उपस्थित होते हैं। तो ये प्लस जो धनावेश होंगे वो इसके पास ऋणावेश के आकर्षण के कारण इधर इकट्ठे हो जाएंगे और इससे प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट चित्र में मैं क्या करूँगा कि ये जो प्लस और ये माइनस आवेश है मैं इसको भू संपर्कित कर दूंगा। ठीक है, भू संपर्कित करने से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे, जबकि ये जो धनावेश है ये इस छड़ के ऋणावेश के कारण कहीं गति नहीं करेंगे। तो फिर इसमें केवल क्या शेष बच जाएगा, इसमें केवल धनावेश शेष बच जाएगा। और ये छड़ रखी थी यहाँ पर, अब इस छड़ को हटा देंगे तो ये आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो संपर्क में तो यहाँ भी नहीं था, लेकिन एक्चुअल में अपन ने इसको अर्थिंग कर दिया था। अर्थिंग से मतलब इसको अपन ने इसे भू संपर्कण बोलते हैं। कुछ नहीं है, किसी भी वस्तु को चालक तार से जोड़ो और दूसरा सिरा उसका जमीन में गाड़ दो, उसी को भू संपर्कण बोलते हैं। लेकिन बच्चों मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे इस तरीके से नहीं करना, तो मैं कैसे चार्ज करूं? तो उसके लिए एक व्यवस्था देखिए आप कि इसके लिए मैं कौन सी व्यवस्था करता हूं।
इस तरीके से तो भू संपर्कित करना पड़ा अपन को। अब अगर अपन को भू संपर्कित नहीं करना हो तो कैसे करेंगे, तो प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित करेंगे वस्तु को, देखिए। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब मैं धातु के दो गोलों को संपर्क में लाकर, धातु के दो गोलों को संपर्क में लाकर और इनके पास मैं या तो प्लस की छड़ लेके आए या माइनस की छड़ लेके आए, कुछ भी लेके आए। ये नीचे जो भी है जिस स्टैंड पर रखे हैं ये कुचालक स्टैंड है। कौन सा स्टैंड है? कुचालक स्टैंड, ठीक है। अभी यूं मानिएगा, मैं इसको हाइड कर देता हूं। अभी ये मानिएगा कि ये जो दोनों गोले हैं ए और बी, मैं इनका नाम लिख देता हूं। ए और बी दोनों गोले किस पर रखे हुए हैं? कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं, ठीक है। और कुचालक स्टैंड पर रखे होने के कारण इनसे आवेश जमीन में स्थानांतरित नहीं होगा। मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि अगर आप किसी पैमाने को सिर से रगड़कर कागज के टुकड़ों को उठाएंगे तो उठ जाएगा, लेकिन अगर आप चांदी की या किसी भी धातु की चम्मच से उसे घिसेंगे और उठाएंगे तो नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि उस चम्मच में इलेक्ट्रॉन आपके हाथ में, शरीर में होकर पृथ्वी में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि हम स्वयं भी चालक माने जाते हैं। तो देखिए ए और बी, ये छड़ है, ये धनात्मक आवेशित छड़ है। तो धनात्मक आवेशित छड़ में देखिए बच्चों, इस गोले में, धातु के गोले में प्रचुर मात्रा में धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और समधनायन बन जाते हैं। तो खुद धनायन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो धनायन और ऋणायन सब्जी मंडी की तरह भरे रहते हैं उसमें। तो ये प्लस जो है ये इन गोलों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, ओके। अब इसमें उपस्थित जो धनावेश है, सपोज ये प्लस प्लस है, ये प्लस इस प्लस से प्रतिकर्षित होंगे और कहां जाना चाहेंगे? अधिकतम दूरी तक, यहां नहीं रहेंगे। चूंकि ये दोनों गोले कांटेक्ट में हैं, तो अब ये प्लस आवेश इस गोले में से टच होकर दूसरे गोले में जाएंगे और उसकी अधिकतम दूरी तक व्यवस्थित हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है तो इस धन आवेश के बिल्कुल नजदीक आ गए, तो बिल्कुल नजदीक आकर के ये व्यवस्थित हो गए, जबकि जो धन आवेश थे वो इससे प्रतिकर्षण के, क्योंकि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये धन आवेश इससे प्रतिकर्षण के कारण अधिकतम दूरी तक जाने का प्रयास करेंगे जिससे प्रतिकर्षण कम हो सके। अब एक बात बताइए, क्या करूं अब मैं? अब इन दोनों को, अब छड़ यहीं पास में रखिएगा, छड़ को हटाना नहीं है। छड़ ये प्लस, अगर मैं छड़ को हटा दूं यहां से, छड़ को हटाते वापस प्लस माइनस मिलेंगे और सब ऑल इन वैन, सब व्यर्थ हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको यहीं रखता हूं और अब मैं दोनों गोलों के संपर्क को हटा देता हूं, ठीक है। तो इसमें यहां पे माइनस माइनस था और इसमें यहां पर क्या था? प्लस प्लस प्लस। ये माइनस आवेश इस छड़ के धन आवेश के आकर्षण के कारण एक कोने पे इकट्ठे पड़े रहेंगे और इस चालक गोले के धन आवेश इसके धन आवेश से प्रतिकर्षण के कारण दूसरे कोने में इकट्ठे पड़े रहेंगे। अब मैं क्या करूं? अब जैसे ही मैं इस छड़ को हटाऊंगा तो हटाते ही केवल ये शेष बचा। देखिए, अब ये आवेश स्वतंत्र गति करने के लिए, चालक में तो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश एक समान रूप से उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो अब मैं छड़ को हटा दूंगा तो जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा, उस नेक्स्ट डायग्राम में ये ऋणावेश था, ये ऋणावेश इसके पूरे बाहर पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस संपूर्ण इसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, इन 3-4 चित्र बनेंगे, ये दोनों अलग से बनेंगे। अपन तो 3 चित्रों की बात करते हैं, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 3 में एक बात बताइए, क्या मैंने इस छड़ को कहीं भी टच किया? नहीं, मैंने इस छड़ को जिस वस्तु को आवेशित करना है उससे टच नहीं किया। दूसरा, मैंने इनको भू संपर्कित भी नहीं किया, ना तो मैंने इनको स्पर्श किया, ना मैंने इनको भू संपर्कित किया, फिर भी मैंने दोनों गोलों को आवेशित कर दिया। यही एक इस क्वेश्चन का आंसर है कि किस प्रकार आप बिना संपर्क में लाए और बिना भू संपर्कित किए वस्तु को आवेशित करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलाम के नियम और अगर कोई संबंधित राशियां छूटती है यहां पर पहले तो उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक आप पुरानी चीजें पढ़ें और उनको रिवाइज करें। ठीक है, मिलते हैं बच्चों।